Welcome to all SYBCom students on Gayatri PG College Sanchaur YouTube channel. Today I will teach you nature of money and its characteristics and functions of money. I hope that you will satisfy. फंक्शंस ऑफ मनी, मुद्रा के कार्य। वस्तु विनिमय से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु मुद्रा का आविष्कार हुआ। प्रोफेसर चैंडलर के अनुसार किसी भी आर्थिक प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन को सरल बनाना ही मुद्रा का मौलिक कार्य है। परंतु आधुनिक युग में मुद्रा न केवल वस्तुओं के लेन देन को सरल बनाती है, अपितु समूचे अर्थतंत्र का संचालन भी करती है। प्रोफेसर कोल ने इसे उत्पादन तथा वितरण की मशीनरी का सहायक तेल माना है। प्रोफेसर क्राउथर के अनुसार मुद्रा के 4 कार्य हैं। मुद्रा माध्यम का काम करती है, मापक का कार्य करती है, संचय और आधार का काम करती है। सभ्यता के विकास के प्रारंभ में मुद्रा के कार्य सीमित थे, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया एवं अर्थतंत्र जटिल बनता गया, त्यों-त्यों मुद्रा के कार्यों में भी निरंतर वृद्धि होती गई। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में बांटा है। मुद्रा के 2 भाग हैं। मुद्रा के कार्यों के 2 भाग हैं, स्थैतिक कार्य तथा प्रावैगिक कार्य। स्थैतिक कार्यों में मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य, सहायक अथवा गौण कार्य। प्रावैगिक कार्यों में आकस्मिक कार्य तथा विविध कार्य को सम्मिलित किया जाता है। मुद्रा के प्राथमिक कार्य। मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत मुद्रा विनिमय का माध्यम है। मुद्रा मूल्य के मापक का कार्य करती है। प्राथमिक कार्यों में मुद्रा के उन समस्त कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रत्येक देश में प्रत्येक समय मुद्रा द्वारा किए जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 कार्य सम्मिलित हैं। नंबर 1 विनिमय का माध्यम, नंबर 2 मूल्य का मापक। विनिमय का माध्यम, विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय वस्तुओं के आदान प्रदान, लेन देन को कहते हैं तथा मुद्रा द्वारा इसके कार्य को सरल बना दिया जाता है। मुद्रा द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को बेचता है तथा उसके स्थान पर दूसरी वस्तुओं को खरीदता है। मुद्रा के क्रय तथा विक्रय दोनों को बहुत ही सरल एवं सहज बना देती है। जब से व्यक्ति ने विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा का प्रयोग किया है, तभी से मनुष्य की समय तथा शक्ति की बहुत अधिक बचत हुई है। मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण भी मौजूद होता है, इसलिए मुद्रा का विनिमय का कार्य आसान बन जाता है। वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय तभी हो सकता है जब क्रेता विक्रेता अपनी वस्तु या सेवा के तुलनात्मक मूल्यों को मुद्रा में मापकर लाभ की आशा रखते हैं। विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापक के रूप में मुद्रा का
बहुत ही महत्व है। जैसा कि 1923 में जर्मनी में मार्क के संबंध में मिलता है, जब भीषण मुद्रास्फीति के कारण मार्क के मूल्य में अस्थिरता से मूल्य मापन का कार्य डॉलर तथा फ्रैंक कर रहे थे। मुद्रा में सर्वग्राह्यता का गुण मौजूद होता है। वस्तुओं के लेन देन क्रय विक्रय मुद्रा के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। मुद्रा के उपयोग से वस्तु विनिमय में होने वाली दोहरी संयोग की कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और मुद्रा विनिमय का माध्यम बन जाता है। नंबर 2, मूल्य का मापक। मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों को माप सकते हैं। विनिमय के लेन देन कर्ताओं को वस्तुओं तथा सेवाओं का तुलनात्मक मूल्य मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। प्रोफेसर कोलबोर्न ने मुद्रा के इस कार्य को सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में सर्वप्रधान माना है। जिस प्रकार भौतिक वस्तुओं के मापदंडों के रूप में मीटर, लीटर, किलोग्राम आदि इकाइयाँ निश्चित की जाती हैं, उसी प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यांकन हेतु मुद्रा को एक सामान्य मूल्य मापक के रूप में तथा लेखा कार्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। क्योंकि मुद्रा का मूल्य के मापदंड के रूप में प्रयोग किया गया है, व्यापारिक फर्में अपने लाभ, लागत, हानि, कुल आय आदि का अनुमान आसानी से लगा सकती हैं। मुद्रा के द्वारा किसी भी देश की राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जा सकती है तथा भविष्य के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं। नंबर 2, गौण कार्य अथवा सहायक कार्य। गौण कार्य वे कार्य होते हैं जो प्राथमिक कार्यों की सहायता से किए जाते हैं। धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो सहायक कार्यों की भूमिका बढ़ जाती है। सहायक कार्यों को हम निम्न रूप में सम्मिलित करते हैं। नंबर 1, स्थगित भुगतानों का मान। मुद्रा के इस कार्य में हम उन भुगतानों को सम्मिलित करते हैं जिनका भुगतान वर्तमान में न करके भविष्य के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसे भावी भुगतानों का आधार भी कहा जाता है। आधुनिक युग में समूचा आर्थिक ढांचा साख पर आधारित होता है। उधार लेन देन के भुगतान का निर्धारण मुद्रा द्वारा निश्चित किया जाता है, क्योंकि मुद्रा में सर्वग्राह्यता तथा टिकाऊपन के गुण के साथ साथ दूसरी वस्तुओं के मूल्यों की अपेक्षा तुलनात्मक स्थिरता पाई जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में जब हम ऋण लेते थे, उसमें मूलधन तथा ऋण का निर्धारण करना बहुत मुश्किल होता था, परंतु मुद्रा के प्रचलन के बाद हमें इस तरह की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण भी पाया जाता है। इससे किसी भी देश के व्यापार तथा वाणिज्य का विकास संभव हो जाता है। और जब मुद्रा स्थगित भुगतानों के रूप में कार्य करती है तो पूंजी निर्माण तथा साख निर्माण भी बहुत अधिक होता है। इस तरह मुद्रा भावी भुगतानों के आधार अथवा स्थगित भुगतानों के मान का कार्य तभी उचित तरीके से कर सकती है जब दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा मूल्य में तुलनात्मक स्थिरता पाई जाती है, अर्थात उसके मूल्य में सामान्यतः स्थायित्व बना रहे। मूल्य का संचय।
वस्तु विनिमय प्रणाली जिस समय प्रचलित थी, उस समय केवल वस्तुओं को आपस में विनिमय कर सकते थे। वस्तुओं को संचित करके रखना बड़ा ही मुश्किल था। वस्तुएं खराब हो जाती थी जिसका कोई उपाय नहीं था। परंतु अगर आपको मुद्रा का खर्च करने का विचार न हो तो आप मुद्रा को संचित भी कर सकते हैं। जब हम मुद्रा के रूप में बचत करते हैं तो हमें बहुत कम स्थान की आवश्यकता होती है और मुद्रा को सभी लोग सामान्य रूप से स्वीकार भी करते हैं और मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन भी नहीं होता है। परंपरागत अर्थशास्त्री मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम ही मानते थे, जबकि कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री मुद्रा के संचय के कार्य पर भी अधिक बल देते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा में सर्वग्राहिता, टिकाऊपन, मूल्य में स्थिरता तथा संग्रह की सुविधा के कारण अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा के रूप में क्रय शक्ति का संचय सरल और सुविधाजनक होता है। यह भावी भुगतानों के आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। मनुष्य की स्वाभाविक दूरदर्शी प्रवृत्ति ने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं विपदाओं से सुरक्षा के लिए वर्तमान आय में से कुछ आय को भविष्य के लिए बचाकर रखने को प्रेरित किया, जिससे आज मनुष्य बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का संचय कर रहा है। मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के द्वारा मूल्य का हस्तांतरण बड़ी आसानी से हो जाता है। मुद्रा ने मूल्य के हस्तांतरण को बहुत ही सरल एवं सुविधाजनक बना दिया है। जैसे अगर एक व्यक्ति गांव छोड़कर शहर जाना चाहता है तो वह अपने गांव में स्थित मकान, भूमि तथा अन्य चल व अचल संपत्ति को बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेगा और फिर शहर में जाकर उस मुद्रा से नई संपत्ति खरीद सकता है। यह कार्य मुद्रा के कारण ही संभव होता है, क्योंकि मुद्रा विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है तथा क्रय शक्ति का संग्रह का साधन होने के साथ ही साथ मूल्य हस्तांतरण का साधन भी है। इस प्रकार से मुद्रा के द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। आकस्मिक कार्य। मुद्रा के आकस्मिक कार्यों की भूमिका देश के आर्थिक विकास के साथ बढ़ती जाती है। आकस्मिक कार्य निम्न प्रकार हैं। आकस्मिक कार्यों के संबंध में प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के 4 और अतिरिक्त कार्य बतलाए हैं। चूँकि इन कार्यों की उत्पत्ति मुद्रा के 4 कार्यों से होती है तथा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में इन कार्यों का आकस्मिक उद्भव हुआ है, इसलिए इन्हें आकस्मिक कार्य कहना ज़्यादा उपयुक्त है। नंबर 1, अधिकतम संतुष्टि। मुद्रा को खर्च करके एक व्यक्ति अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है, क्योंकि मुद्रा से वह वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदता है तथा उससे उपयोगिता प्राप्त करता है। इसी प्रकार उत्पादक भी अधिकतम लाभ प्राप्त करता है तथा समाज मुद्रा से अपने कल्याण को भी बढ़ा सकता है। मुद्रा के द्वारा हम वस्तुओं को उनकी सीमांत उपयोगिता तथा साधनों को उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर कीमत देकर अधिकतम संतुष्टि तथा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुद्रा के उपयोग से ही उपभोक्ता समसीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपभोग तथा उत्पादन दोनों ही क्षेत्रों में प्रतिस्थापन सिद्धांत के आधार पर मुद्रा द्वारा साधनों का अधिकतम उपयोग संभव हो सकता है। राष्ट्रीय आय का वितरण। मुद्रा के द्वारा राष्ट्रीय आय का वितरण करना बहुत ही आसान हो गया है।
प्रत्येक साधन को उसकी सीमांत उत्पादकता के बराबर कीमत देकर राष्ट्रीय आय का वितरण कर सकते हैं। परंतु जब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी उस समय राष्ट्रीय आय का वितरण तथा माप करना बहुत ही कठिन था। मुद्रा के द्वारा हम मूल्य का माप कर सकते हैं और राष्ट्रीय आय का अनुमान भी लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आय को मुद्रा द्वारा मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में भी वितरित कर सकते हैं। जैसे कि भूमि के बदले में लगान, श्रम के बदले में मजदूरी, पूंजी के बदले में ब्याज, प्रबंध के बदले में तकनीकी व साहस के बदले में लाभ इत्यादि को न्यायोचित हिस्सा प्रदान किया जा सकता है, जो कि केवल मुद्रा के द्वारा ही संभव है। पूंजी की तरलता में वृद्धि। मुद्रा तो पूंजी का तरलतम रूप है, परंतु साथ ही साथ यह पूंजी और संपत्ति को अधिक से अधिक तरल रूप प्रदान करने में समर्थ है। कभी भी संपत्ति को बेचकर मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और उसे कम उत्पादक कार्य से निकालकर अधिक उत्पादक कार्य में लगाया जा सकता है। प्रोफेसर किन्स ने 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग किया है: सौदा उद्देश्य या दैनिक लेन देन उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य तथा सट्टा उद्देश्य। सबसे महत्वपूर्ण सट्टे से अधिकाधिक लाभार्जन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार संपत्ति को तरलता प्रदान करने के 3 उद्देश्यों की पूर्ति मुद्रा द्वारा ही संभव है। साख का आधार। आधुनिक व्यापारिक तथा औद्योगिक जगत में साख का महत्व अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रहा है। बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थाओं की स्थापना का आधार मुद्रा है, क्योंकि चेक, हुंडियों, साख पत्रों आदि का आधार मुद्रा ही है। साख संस्थाएं थोड़ी सी मुद्रा के आधार पर कई गुना साख सृजन करती हैं। मुद्रा के अभाव में साख सृजन कोरी कल्पना है। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली के समय साख का निर्माण करना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें मुद्रा का प्रचलन हुआ ही नहीं था। जब से मुद्रा का प्रचलन हुआ, मुद्रा के द्वारा साख का निर्माण भी संभव हुआ। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी देशों में चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र सभी साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है। लोग अपनी अतिरिक्त आय को बैंकों में जमा करवाते हैं और इन्हीं जमाओं के आधार पर बैंक साख का निर्माण करते हैं। शोधन क्षमता की गारंटी। मुद्रा द्वारा ऋणी अपने दायित्वों को चुकता करके अपनी शोधन क्षमता बनाए रख सकता है। जैसे कोई फर्म, व्यक्ति या संस्थान दिवालिया तभी मानी जाने लगती है जब वह अपने दायित्वों और ऋणों को मुद्रा में भुगतान करने में असमर्थ हो। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति, फर्म या संस्थान अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ संपत्ति को मुद्रा के रूप में रखती है, ताकि भविष्य में भुगतान को चुकाया जा सके। अगर उस व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म के पास मुद्रा नहीं है तो उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, फर्म या संस्थान को अपनी शोधन क्षमता को बनाए रखने के लिए कुछ संपत्तियों को नगद रूप में रखना पड़ता है, ताकि वह भविष्य में उसका भुगतान कर सके। इसके अलावा भी हम आपको मुद्रा के कार्य से संबंधित कुछ और भी कार्य हैं, जिनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है।
निर्णय का वाहक है। मुद्रा की सर्वग्राह्यता तथा संग्रह शक्ति के कारण व्यक्ति मनचाहे ढंग से मनचाहे स्थान पर अपनी इच्छानुकूल वस्तु प्राप्त करने में प्रायः हर समय समर्थ रहेगा। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय निर्णय करने में मुद्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आर्थिक विकास का आधार। मुद्रा पूंजी की तरलता एवं उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा आर्थिक विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है। रोजगार का सृजन। आधुनिक अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार बनाए रखने के लिए सरकार मुद्रा के द्वारा आर्थिक विकास के साथ साथ रोजगार के सृजन का कार्य करती है। मूल्य स्तर पर नियंत्रण। मुद्रा में कमी वृद्धि करके देश का मौद्रिक अधिकारी अर्थव्यवस्था में मूल्य स्तर पर नियंत्रण करके सुस्थिर विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। हीनार्थ प्रबंधन। आधुनिक युग में अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में जहां पूंजी निर्माण का अभाव है, वहां सरकारें आर्थिक विकास के लिए वित्तीय स्रोत जुटाने हेतु घाटे का बजट बना करके व्यय की पूर्ति नोट छापकर प्रिंटिंग ऑफ नोट्स छापकर करती हैं। इसे हम डेफिसिट फाइनेंसिंग हीनार्थ प्रबंधन कहते हैं। इस प्रकार हीनार्थ प्रबंधन द्वारा मुद्रा की पूर्ति से आर्थिक विकास की वित्त व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुद्रा मनुष्य के आर्थिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करती है। इन कार्यों के अभाव में आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन दूभर लगता है। मुद्रा के 4 प्रमुख कार्य हैं: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, भावी भुगतानों का आधार तथा मूल्य संग्रह का साधन तो है ही, पर अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को देखते हुए दूसरे कार्यों की अवहेलना करना भी मुश्किल लगता है। इस प्रकार से मानव जीवन के आर्थिक विकास के साथ साथ मुद्रा के कार्यों की संख्या में वृद्धि होती गई।